हेलो स्टूडेंट्स। सो आज अपन क्लास 12 स्टार्ट करेंगे बिकॉज़ मैंने ये देखा कि बोर्ड्स के पेपर भी तुम लोगों के बहुत नज़दीक हैं एंड ऑफ कोर्स सी बात है, ये नीट का पर्टिकुलरली चैनल है। तो यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू ही रिवीजन कर रहे हैं। तो क्यों ना हम बोर्ड्स की भी तैयारी कर ले साथ साथ, जो क्लास 12 के बच्चे हैं एंड ऑफ कोर्स जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनका भी साथ साथ यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज क्लास 12th का सबसे बेसिक चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली में बहुत इजी है एंड इसमें समझने का एज सच बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, रॉकेट साइंस नहीं है। लेट्स गेट स्टार्ट विद द टुडेज सेशन। मेरे हिसाब से आज आप अपनी एनसीईआरटी लेके ही बैठिएगा बिकॉज जो भी अगर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस यूजफुल टू द ह्यूमंस। ठीक है, सो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी, अब बायो मीन्स व्हाट, लिविंग, एंड टेक्नोलॉजी इज ऑफ कोर्स समथिंग रिलेटेड टू योर टेक्नीशियंस और लाइक ऐसे बोल सकते हैं मशीनरी या कुछ ऐसा जो एडवांस हो। ठीक है, सो लिविंग या किसी लाइव ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उनके एंजाइम्स की हेल्प से कुछ हम ऐसे प्रोडक्ट्स का उत्पादन करवा सके या प्रोडक्ट्स बना सके जिससे कि वो जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल हो जाए। In this sense, making curd, bread, or wine, which are all microbe-mediated processes, could be also thought as a form of biotechnology। ठीक है, हम यहाँ पर भी बेसिकली जब हम दही बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, तो वहां पर भी हम बेसिकली माइक्रोब्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अगर जब भी हम माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं एंड इसका मतलब ये है कि हम ये एक क्या है, माइक्रोब क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसको यूज करके जब हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत एंशियंट टाइम से ये चीज चली आ रही है। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। However, it is used in a restricted sense today to refer to such of those processes which use genetically modified organism to achieve the same on a larger scale। जिस तरीके से पहले माइक्रोब्स को यूज किया जाता है, आज उस तरीके से माइक्रोब्स को यूज नहीं किया जाता। क्योंकि अब हमें, पहले क्या होता था, पहले कुछ अमाउंट ही लोगों का ये सारा वाइन ब्रेड कंज्यूम करता था। बट अगर अपन आज देखें तो हमें बहुत सारे पॉपुलेशन की नीड्स को सेटिस्फाई करना है, उनको फुलफिल करना है, तो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में हमको इन सारे बैक्टीरियाज की ज़रूरत पड़ेगी, इन सारे माइक्रोब की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम ये सारी चीज़ों प्रोड्यूस कर पाए। उसके लिए हमने बैक्टीरिया या फिर आपके जो दो भी माइक्रोब्स हैं उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया ताकि हम यही सारी चीज़ें लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर सकें। Further, many other processes or the technique also included under the biotechnology। अब यही नहीं कि सिर्फ यही चार चीजें बनानी है, बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे कि आपकी दवाइयाँ हो गई, ड्रग्स हो गए। ठीक है, वन ऑफ द सेम थिंग। एंड इंसुलिन जो होता है वो भी बेसिकली, फिर हमारा बहुत सारे प्रोग्रामिंग्स हो जाती है, जैसे कि डीएनए टेस्टिंग हो गया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं? बायोटेक्नोलॉजी में आती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू अ टेस्ट ट्यूब बेबी, सिंथेसाइजिंग अ जीन, यूजिंग इट, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन आर ऑल पार्ट ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब आप देख रहे हो हम लोग कितने एडवांस हो गए, आप सोच भी नहीं सकते कि ऑफ कोर्स सी बात है, हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स लॉन्च हो चुके हैं बहुत सारे हमारे कंट्री में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं, हम बहुत सारे जीन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनकी वजह से हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंसुलिन। ठीक है, सो
डीएनए वैक्सीन जो होती हैं उनको प्रोड्यूस किया जा सकता है, डिफेक्टिव जीन जो जीन खराब है उसको भी करेक्ट किया जा सकता है। ये सब किसके अंडर आता है? बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आता है। द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट with respect to your class 12 board exam and also for your NEET exam. सो बेसिकली आपके जो EFB है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है दैट बायोटेक्नोलॉजी दैट encompasses बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड द मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। सो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी में आपकी दोनों चीजें आ जाती है, लाइक ट्रेडिशनल व्यू जो हम पुराने एंशियंट टाइम से यूज करते आ रहे हैं वो सारी चीजें, एंड जो हमारा अभी का नया टेस्ट है, ठीक है, मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, इन दोनों को ही मिला के आज की बायोटेक्नोलॉजी बनती है। सो उन्होंने डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दी है, द इंटीग्रेशन ऑफ अ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट द थ्योरी and molecular analog for a product and services. So this definition is really very important. ठीक है, सो ईएफपी ने ये बोला है कि सारा संगम, लाइक आपका नेचुरल साइंस का, ऑर्गेनिज्म का, सेल्स का, मॉलिक्यूलर बेसिस पे सब चीजें मिलाकर जो हमारे लिए प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज दी बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, मेनली हमें यहाँ पे फोकस करना है कि हमारे किस बेसिस पे बायोटेक्नोलॉजी का एक तरीके से स्तंभ है। ठीक है, सो अमंग मेनी द टू कोर टेक्निक्स दैट इनेबल बर्थ ऑफ अ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजीज आर, पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अगर मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करूं, सो टेक्निक्स टू ऑल्टर केमिस्ट्री ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल टू introduce these into host organism and thus change the phenotype of the host organism. सो बेसिकली जेनेटिक आपकी इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? सो जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम से पता चल रहा है समथिंग रिलेटेड टू योर जीन्स और डीएनए और आरएनए। ठीक है, सो जेनेटिक मटेरियल में किसी भी तरीके से हम चेंज कर दे, किसी भी टेक्निक से हम उसकी केमिस्ट्री को चेंज कर दे, आपके जेनेटिक मटेरियल को, और फिर उसको हम एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालकर वो अपना फिनोटाइप चेंज कर दे। जैसे सपोज करो फॉर एन एग्जाम्पल कि ये एक बैक्टीरिया है, ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके टेट्रासाइक्लिन है। ठीक है, ये क्या है? टेट्रासाइक्लिन के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन इसके सराउंडिंग में है। अब ये जो बैक्टीरिया है जो टेट्रासाइक्लिन के अंडर में है, या इसे बोल सकते हैं इसके सराउंडिंग में टेट्रासाइक्लिन है, सो ये जो बैक्टीरिया रहेगा जब ये टेट्रासाइक्लिन में जाएगा वो मर जाएगा। ठीक है, डेड हो जाएगा फर्स्ट इंस्टेंस। लेकिन अगर मैं इसी बैक्टीरिया को, इसी के टाइप के बैक्टीरिया को मैं बाहर निकाल के इसके डीएनए में कुछ मॉडिफिकेशन कर दूं, कुछ मॉडिफिकेशन कर दूं, ठीक है, सो अब जब मैं इस टेट्रासाइक्लिन वाले दोबारा से इसमें डालूंगी, टेट्रासाइक्लिन वाले कल्चर में दोबारा से इस बैक्टीरिया को डालूंगी, तो ये अब जो बैक्टीरिया है ये सरवाइव कर जाएगा। तो मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आपका यहाँ पर ये बैक्टीरिया सरवाइव कर गया। सो बेसिकली मैंने डीएनए में चेंज किया है यहाँ पर, डीएनए के केमिस्ट्री में, जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री में मैंने यहाँ चेंज किया है ताकि वो इस तरीके से अडेप्ट हो जाए वो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट हो जाए। ठीक है, सो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब ये है। Now, what is bioprocess engineering? Maintenance of a sterile or the microbial contamination free ambience in a chemical engineering process to enable growth of only the desired microbe or the eukaryotic cell in a large quantity of a manufacture of the biotechnological product like antibiotic, vaccines and enzymes. सो हम जब भी कोई चीज आपका बनाते हैं, लेट सपोज हम जब किचन में कोई सी भी चीज बना रहे हैं, सो अगर हम जैसे सपोज करो हम आलू पालक की सब्जी बना रहे हैं, तो हमें उसमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट चाहिए, मतलब बेसिकली हमें दो सब्जियां चाहिए, एक आलू और एक पालक।
अब मैं इसके साथ में मैं नहीं चाहती कि इसमें मेथी डले, ठीक है? सो ताकि टेस्ट और मतलब कड़वा हो जाए या बेकार आ जाए, आई डोंट नो हाउ इट टेस्ट, बट ठीक है, मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए तुमको बोल रही हूँ, ठीक है? सो मैं नहीं चाहती कि वो मेथी जो है उसमें ऐड हो, तो मैं क्या करूँगी कि मैं उस सराउंडिंग से मेथी को हटा दूँगी, ठीक? सो इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। तो हम चाहते हैं कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो, स्टेराइल एनवायरनमेंट क्रिएट हो, मतलब कि वहाँ पर सिर्फ उस बैक्टीरिया या उस यूकेरियोट या उस माइक्रोब के अलावा कोई दूसरा माइक्रोब ना आ सके। ठीक है? ये हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि हमारे उस डिज़ायर्ड माइक्रोब या उस डिज़ायर्ड यूकेरियोटिक सेल की ग्रोथ हो सके और हमें लार्ज क्वांटिटी में मिल सके, जिसकी वजह से हम बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स और एंजाइम्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है? सो दिस इज योर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड दिस इज योर बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। सो ये मेन टू कोर्स है, टेक्निक्स हैं हमारे बायोटेक्नोलॉजी के। आगे चलते हैं। द कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो द you probably appreciate the advantages of the sexual reproduction over the asexual reproduction. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो आपके जीन्स हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, मतलब आपको आगे आने वाली जनरेशन में वेरिएशंस दिखते हैं, एंड ये वेरिएशंस आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर हमको पॉजिटिव इसलिए दिखते हैं क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का आपका एक टर्म आ जाता है, मतलब जो नेचर के लिए सर्वाइव कर जाएगा, उस हार्ड एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाएगा, सिर्फ वही आगे बढ़ पाता है। ठीक है? सो वो वेरिएशन पॉजिटिव होते हैं ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वहीं पे अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो वहाँ पे वेरिएशंस आपको देखने को नहीं मिलते, मिक्सिंग ऑफ द जीन्स देखने को नहीं मिलती। ठीक है? सो द फॉर्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द वेरिएशंस and formulation of the unique combination of a genetic setup, as I have explained in the very layman language, some of which may be beneficial to the organism as well as the population. Asexual reproduction preserves the genetic information as it does not allow the variations. ठीक है? क्योंकि वो variations allow नहीं करता, इसलिए उसमें genetic information preserved रहती है, while sexual reproduction permits variation. Now, traditional hybridization procedures used in the plants and animal breeding of very often lead to the incursion and multiplication of undesired gene along with the desired gene. So कभी-कभी क्या होता है, जब हम प्लांट्स में या एनिमल ब्रीडिंग के दौरान कुछ जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम नहीं चाहते वो वाला जीन जो हम जैसे 2 जीन्स हैं सपोज़ करो, ठीक है? एक ये वाला, ठीक है? एक ये वाला जीन और एक ये वाला जीन, एक ये वाला जीन और एक ये वाला जीन। हम चाहते हैं कि ये दोनों जीन आ जाए, बट ये वाले 2 जीन ना आए। बट हाइब्रिडाइज़ेशन के दौरान कभी-कभार इस तरीके की चीज़ें हो जाती है कि ये अनडिज़ायर्ड जीन भी ग्रो कर जाता है, ठीक है? सो द टेक्निक ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग व्हिच इंक्लूड्स क्रिएशंस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, use of a gene cloning and gene transfer overcome this limitation. तो जब हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ हम चाहते हैं सिर्फ यही पर्टिकुलर जीन जो है हमारा ग्रो करे, तो उसके लिए हम रिकॉम्बिनेशन ऑफ अ डीएनए का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? जिसमें हम डीएनए को रिकॉम्बाइन करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम जीन की क्लोनिंग कराएँगे, मतलब बहुत सारे जीन प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसको ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है? आपके होस्ट में, ताकि और फिर उसके बाद उसे हम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करवाएँगे। सो ये बेसिकली इसलिए किया गया है ताकि हमारे जो अनडिजायरेबल जीन्स है उनकी ग्रोथ ना हो सके। Allow us to isolate and introduce only one or a set of a desirable gene without introducing the undesirable gene into the target organism. ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। Now, do you know the likely fate of a piece of a DNA which is somehow transferred into a alien organism? क्या आपको पता है कि उस डीएनए का क्या होगा जो कि हमने अभी होस्ट में डाला है? सो
the most likely this piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cell of the organism. ये जो piece of a DNA हमने काट के, जैसे सपोज करो ये एक डीएनए का पार्ट है, हमने इतना पार्ट जो है काट दिया क्योंकि इसमें जो जीन्स है हमें सिर्फ उसी को ग्रो कराने हैं, और मैंने ले जाके इसको ऐसे ही पटक दिया बैक्टीरिया में, तो क्या ये ग्रो कर पाएगा? ऑफ कोर्स सी बात है, नहीं कर पाएगा ग्रो अपने आप से। ठीक है, क्योंकि इसको ग्रो करने के लिए एंजाइम चाहिए, इसको ग्रो करने के लिए ORI चाहिए, जो कि अभी अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो वो चीज यहाँ पे नहीं है। But when it gets integrated into a genome of the recipient, it multiply and inherit along the host DNA. So कैसे भी करके अगर मैंने इस बैक्टीरिया के डीएनए में ये वाला डीएनए इनकॉर्पोरेट कर दिया, ये सपोज करो ब्लू कलर का था, ठीक है, ये वाला सेगमेंट ब्लू कलर का था, मैंने कैसे भी करके इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के डीएनए में ये इनकॉर्पोरेट कर दिया। सो अब क्या होगा कि आपका ये जो डीएनए है, जैसे जैसे बैक्टीरिया का डीएनए ग्रो करेगा, रेप्लिकेट करेगा, वैसे वैसे आपका जो हमारा डिजायर्ड जीन वाला सेगमेंट था वो भी रेप्लिकेट करने लग जाएगा। This is because the alien piece of DNA has become a part of a chromosome. ठीक है, अब ये जो डीएनए है, जो हमारा फॉरेन डीएनए है, होस्ट के डीएनए के साथ जब हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो अब वो एज अ उसी डीएनए की तरह वर्क करेगा जैसे कि वो खुद का बैक्टीरिया का है, which has the ability to replicate. इन क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस जिसे आप क्या बोलते हो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, ORI बोला था। ठीक है, सो हमारे डीएनए सीक्वेंस में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको आप क्या बोलोगे, ORI, origin of replication, which is responsible for the initiation of replication. अगर origin of replication नहीं होगा तो initiation of replication नहीं हो पाएगा, आपका डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। डन। नाउ therefore, for the multiplication of an alien piece of DNA in an organism, it needs to a part of a chromosome which has a specific sequence known as origin of replication. Thus, an alien DNA is linked to a origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate and multiply in the host organism. मैं वहां पे लेमन लैंग्वेज में समझा के आई हूँ, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग और मेकिंग द मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। सो क्लोनिंग का मतलब ही क्या होता है कि एक जैसी 50 कॉपियां बनाना। डन, आगे चलते हैं। लेट अस नाउ फोकस on the instance of the construction of an artificial recombinant DNA molecule. So हम किस तरीके से artificial recombinant DNA molecule बना सकते हैं, जिसे आप rDNA भी बोलते हो। ठीक है, so the construction of the first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with the native plasmid. प्लाज्मेट क्या है, मैं ऑलरेडी आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ अपने सेल वाले चैप्टर में। वहां पर लिखा था, जब मैंने बताया था कि आपकी ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, अदर देन अ डीएनए एक ऐसा सर्कुलर सा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, जिसके पास खुद की रेप्लिकेट करने की क्षमता होती है। सो हमने सबसे पहले क्या किया कि आपके प्लाज्मिड जो है, जो कि सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का लिया, उसमें जो हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला जो पार्ट था, जैसे सपोज करो ये एंटीबायोटिक वाला पार्ट है, इसको जब तक ये प्रेजेंट था, देखो ऐसे समझो कि अभी सैल्मोनेला टाइफी का ये ओरिजिनल पार्ट है जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, लेट्स सपोज करो ये आपका टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट है। अभी ये वाला प्लाज्मिड अगर मैं टेट्रासाइक्लिन में डालूंगी तो ये ग्रो करने लग जाएगा। डन। अब मैं क्या करूंगी कि पहले तो इस बैग प्लाज्मिड की मल्टीपल कॉपीज बना लूंगी।
ठीक है, अब उसमें से एक उठा लूंगी प्लाज्मिड, और जहां पर मेरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन था उसको काट कर वहां पे मेरा जो फॉरेन डीएनए है वो यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर दूंगी। ठीक है, उसको यहाँ पे लगा दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, वापस से इसको इस पूरे प्लाज्मिड को होस्ट में डाल दूंगी और उसको ग्रो करवाऊंगी। ठीक है, सो अब ये रेप्लिकेट करना चालू कर देगा और अपने बहुत सारे कॉपीज को प्रोड्यूस करेगा। सो स्टेनली कोहेन, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, याद रखना। स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर accomplished this in 1972 by isolating the antibiotic resistant gene by cutting out a piece of a DNA from a plasmid which is responsible for conferring the antibiotic resistance. So ये पूरी प्रोसेस किसने करी थी? स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। कब? 1972 में। और उन्होंने कौन सा बैक्टीरिया यूज किया था? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये याद रखना। द कटिंग ऑफ अ डीएनए, अब ऐसा तो है नहीं कोई भी सिजर से आप डीएनए को काट दोगे, नहीं, ये एक मॉलिक्यूल लेवल पे काम कर रहे हो, बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, तो सिजर भी उतनी छोटी होनी चाहिए। सो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सिजर। ठीक है, सो जो हमारे डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे काटेगी उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सिजर। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूलर सिजर का क्या नाम है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। नाउ द कट पीस ऑफ अ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। अब हमारा जो भी कट पीस डीएनए था वो हमने क्या कर दिया? डीएनए लाइगेज की हेल्प से प्लाज्मिड डीएनए में जोड़ दिया। लाइगेज क्या है? बेसिकली आपका फेविकॉल है मॉलिक्यूलर लेवल पे। नाउ the plasmid DNA act as a vector to transfer the piece of a DNA attached to it. अब आपका प्लाज्मिड डीएनए कैसे काम करेगा? ये एक वेक्टर की तरह काम करेगा जिस पे डीएनए अटैच्ड है। जैसे कि जो आपके वेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने अंदर पैथोजन कैरी करते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, और फिर जब वो, जैसे मॉस्किटो की अगर मैं बात करूं, तो वे अपने अंदर पैथोजन कैरी करते ताकि जब वो किसी ह्यूमन को काटे तो वहां पर उसको मलेरिया हो जाए या डेंगू हो जाए। ठीक, so you probably know the mosquito act as an insect vector to transfer the malarial parasite into the human body, as I have said. Now, in the same way, a plasmid can be used as a vector to deliver an alien piece of a DNA into the host organism. So, जैसे कि मैंने यह बताया कि अब ये वाला जो हमारा नया प्लाज्मिड है जिसके अंदर हमारा नया डीएनए हमने कट पीस करके रखा है, अब मैं इसको उठा के कहाँ डाल दूंगी? बैक्टीरिया के अंदर डाल दूंगी। तो हमारा यहाँ बैक्टीरिया कैसा काम कर रहा है? एज अ होस्ट ऑर्गेनिज्म काम कर रहा है। ठीक है, सो प्लाज्मिड के अंदर क्या है? प्लाज्मिड के अंदर नया वाला डीएनए जीन है, या नया वाला डीएनए का पार्ट है, मतलब वो नया वाला जीन है जिसको हमें रेप्लिकेट कराना है। ठीक है, तो प्लाज्मिड क्या बना? वेक्टर। ऐसे रिलेट करो, मॉस्किटो इक्वल्स टू प्लाज्मिड। ठीक है, पैथोजन इक्वल्स टू नया वाला डीएनए, एंड होस्ट इज इक्वल्स टू ह्यूमन। ठीक, तो इससे आराम से पता चल जाएगा। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज which act on cut DNA molecule and join their ends. As I have said, DNA ligase is nothing but a molecular glue of the biotechnology. ठीक, this makes a new combination of a circular autosomal replicating DNA created in vitro which is known as the recombinant DNA. इसी को ही हम क्या बोलेंगे? rDNA भी बोलेंगे, क्योंकि अब जो नया डीएनए जो बना है जिसके अंदर आपके ये जो हमारा प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के अंदर जो हमारा नया वाला डीएनए इनकॉर्पोरेटेड है, इसको अब हम क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे. So when the DNA is transferred into the Escherichia coli, a bacterium closely related to the Salmonella, it could replicate using the new host DNA polymerase enzyme and make multiple copies. अब यहाँ पे हमारा होस्ट कौन है? Escherichia coli. Escherichia coli के अंदर हमने ये recombinant DNA मॉलिक्यूल डाला,
ठीक है, प्लाज़्मिड डाला, वहाँ पर ये जो प्लाज़्मिड है अपना ग्रो कर रहा है, ठीक है? और बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ का फ़ॉर्मेशन कर रहा है। द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज़ ऑफ अ एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंस जीन इन ई. कोलाई वाज़ कॉल्ड एज़ अ क्लोनिंग ऑफ द एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंस जीन इन ई. कोलाई। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर स्टोरी कुछ ये चल रही है कि आपके हमने जो इनिशियल प्लाज़्मिड लिया था, उसमें एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंस जीन नहीं था, ठीक है? इनिशियल प्लाज़्मिड में किसी भी तरीके का एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंस जीन नहीं था। हमने कहीं से यहाँ पर उठा के एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंस जीन डाल दिया, ठीक है? आपका लाइगेट कर दिया, मॉलिक्यूलर सिज़र से पहले काटा, फिर उसको लाइगेट कर दिया। अब ये वाला जो प्लाज़्मिड है, इसको हम क्या करेंगे, ई. कोलाई में डाल देंगे। ई. कोलाई क्या करेगा? ई. कोलाई एज़ अ जस्ट अ सेकंड, ई. कोलाई एज़ अ होस्ट काम करेगा, ठीक है? एंड इस पर्टिकुलर प्लाज़्मिड को अपन क्या बोलने वाले हैं? आरडीएनए, ठीक है? अब जैसे-जैसे प्लाज़्मिड इस ई. कोलाई के अंदर रेप्लिकेट करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरीके से जब ये नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा, तो हमें इसकी मल्टीपल कॉपीज़ मिलना चालू हो जाएँगी, किसकी? एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंस जीन की। Now you can hence infer that there are three basic steps, तीन important steps हैं in genetically modified organism। कौन कौन से? Identification of a DNA with the desirable gene। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि हमें कौन से जीन को मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है? फिर इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड इनटू द होस्ट, फिर जो भी हमने डिजायरेबल जीन अपना आइसोलेट किया है उसको हम क्या करेंगे, अब होस्ट में डाल देंगे, ठीक है? आरडीएनए को होस्ट में डाल देंगे। अब मेंटेनेंस ऑफ अ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। सो अब हमको एक स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन करना है, ताकि कोई भी अदर जो चीज़ है वो हमारे मल्टीप्लाई करते हुए बैक्टीरिया को नुकसान ना पहुंचाए, या अनडिजायर्ड जीन जो है वो ग्रो ना करने लग जाए, ठीक है? सो दिस कंप्लीट्स योर टुडेज वीडियो। आई होप आज का जितना भी लेक्चर था वो समझ में आया होगा, एंड दिस चैप्टर विल टेक हार्डली 2 more days टू कंप्लीट, एंड हम ये वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इस तरीके से आपको पूरा सब समझना हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।